Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is passive circuit elements capacitors. इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने पैसिव सर्किट एलिमेंट्स इंडक्टर्स और रजिस्टर्स कवर करे हैं, तो आई होप आपके वो दोनों लेक्चर्स क्लियर हों और उसी के बाद आप इस कैपेसिटर का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि हम कैपेसिटर के लेक्चर्स में कैपेसिटर्स की करेक्टरिस्टिक्स और फार्मूलाज को कंपेयर करेंगे इंडक्टर्स और रजिस्टर्स के साथ। तो अगर आपके वो लेक्चर क्लियर होंगे तो आपके लिए ये समझना, इस लेक्चर को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। कैपेसिटर इज ए डिवाइस एंड दैट इज अ पैसिव डिवाइस. We are studying passive circuit elements. Passive device that is capable of storing charge or energy in its electric field. और ऐसा कैसे होता है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए हमने ये कहा था कि जो इंडक्टर है, स्टडी हम कर चुके हैं दैट इंडक्टर इज ऑल्सो ए पैसिव सर्किट एलिमेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। तो अब देखते हैं किस तरह का कैपेसिटर रहता है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग सर्फेसिस सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स। देखिए दो कंडक्टिंग सर्फेसिस हैं जिनको हम कंडक्टिंग प्लेट्स भी कह सकते हैं या प्लेट्स, कैपेसिटर्स प्लेट्स कहेंगे, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल हो सकते हैं एयर, माइका, पेपर एटसेट्रा। और जिस तरह का डाइलेक्ट्रिक होगा उसी तरह का हम कैपेसिटर को नेम दे देंगे, लाइक एयर कैपेसिटर्स, माइका कैपेसिटर्स और पेपर कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, दो प्लेट्स हैं जो कि कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और उसके बीच में कुछ डाई इलेक्ट्रिक होगा, या कुछ भी नहीं है तो या तो एयर होगी या माइका या पेपर। और ये इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, दिस डाई इलेक्ट्रिक इज इंसुलेटिंग। और ये जो प्लेट्स हैं ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और पोलैरिटी, या किस तरह से हम कैपेसिटर को शो करते हैं, या तो इस तरह से शो करते हैं या तो इस तरह से शो करते हैं। अगर हम इस तरह से, इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स भी कहते हैं, इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू शो करेंगे तो हम इसे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी के साथ इसे शो करेंगे। यहाँ कुछ भी एक वोल्टेज हो सकती है और इसमें कुछ भी करंट हो सकता है। तो इस तरह से हमने कैपेसिटर्स का सिंबल बना लिया। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसी के बेसिस पे आपकी नेक्स्ट डिस्कशन रहेगी। अब कैपेसिटेंस क्या है, प्रॉपर्टी है कैपेसिटर्स की। एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। देखिए होता क्या है, जब हम एक डीसी वोल्टेज सोर्स इस कैपेसिटर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव है टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव है इस वोल्टेज सोर्स का। तो ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इन पे ये चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव क्यू एक प्लेट पे, और नेगेटिव के साथ जो कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव ऑफ क्यू कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे चार्ज आ जाएगा। और इसी को हम कह रहे हैं कि आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसी चार्ज को वो की कैपेबिलिटी को कैपेसिटर स्टोर करता है, इसी कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ बीच में डाई इलेक्ट्रिक है दैट इज इंसुलेटर। तो यहाँ से चार्ज इससे पास नहीं होगा, ये परफेक्टली इंसुलेटर, परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा और यहाँ से चार्ज पास नहीं होगा। एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। कैपेसिटेंस के यूनिट्स देख सकते हैं हम, किन फैक्टर्स पे, किन वैल्यूज़ पे वो डिपेंड कर रही हैं। तो देखिए वही सारी चीज़ें हम देखते हैं। कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज हो रही हैं, तो देखिए जो ये वोल्टेज सोर्स V है इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे कुछ एक वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस इंड्यूस हुई होगी। तो वो डिपेंड करेगी, Q will be proportional to V. Q is proportional to V। फिर अगर हमें ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाना है तो हम उसके लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी C इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज़ योर कैपेसिटेंस। तो ये फॉर्मूला है आपका Q इज इक्वल टू CV।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने रेजिस्टर्स के लिए V इज इक्वल टू आई आर का एक फॉर्मूला करा था, एक इंडक्टर के लिए Q इज इक्वल टू फाई दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, ये फॉर्मूला जो हमने करे हैं, कब कई बार बुक्स में इस तरह से मेंशन होता है कि ये ओहम्स लॉ की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है या थर्ड है, इसी को भी ओहम्स लॉ के डिफरेंट फॉर्म्स के तरह रिप्रेजेंट करा रहता है। तो कई बार अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इन्हीं को ही ओहम्स लॉ के डिफरेंट फॉर्म्स कहा जाता है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला क्या देखा कैपेसिटेंस के लिए, क्यू इज योर चार्ज इज इक्वल टू सी इज योर कैपेसिटेंस एंड वी इज योर वोल्टेज। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर में भी इस पे कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं, और इसी फॉर्मूले से हम बहुत से और फार्मूलाज या रिलेशंस जो हैं वो भी ड्राइव करने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। अब देखिए जिस तरह से Q इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से आपका V इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एज दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एज capacitance, electrical property which stores charge and electrical energy in the form of electric field is called capacitance. Capacitance does not depend upon the charge or voltage, it depends on physical dimensions. C is your constant of proportionality. ये आपके V या Q पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे रेजिस्टेंस के केस में V इज इक्वल टू आई आर कहते थे, हम कहते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, R इज इक्वल टू रो एल ए, डिमेंशंस पे डिपेंड करता है, V और I पे डिपेंड नहीं करेगा। V और I लीनियरली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे हम V को इंक्रीज करेंगे I इंक्रीज होता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे Q और V के बीच में रिलेशन भी लीनियर है, बट ये जो C है वो स्लोप है, वो कांस्टेंट है, वो इन दोनों वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करेंगे। और इसी तरह का एक फॉर्मूला हम इसके लिए C के लिए आगे बनाने वाले हैं, जिसमें एरिया या लेंथ ये फैक्टर्स आपके इंक्लूड होने वाले हैं। और इसी तरह से इंडक्टर्स के लिए भी हमने देखा था फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, फ्लक्स या आई पे डिपेंड नहीं करता था। देन हम क्या कहते थे, किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशंस पे, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल पे डिपेंड कर रहा है। ये फॉर्मूलेस हमने देख लिए हैं। तो यही सब हम कंपैरिजन इनके साथ बना रहे हैं कि रेजिस्टर्स का क्या फॉर्मूलेस बनते हैं, उसी तरह से कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के, रेजिस्टर्स और इंडक्टर्स के भी साथ साथ में हम रिविजन कर रहे हैं, कंपैरिजन हम देख रहे हैं। देन वोल्टेज करंट रिलेशनशिप देखिए, Q इज इक्वल टू सी भी आपके पास एक रिलेशन आया। अगर मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, सी तो कांस्टेंट है, ये चीज़ हो जाएगी। और हमने बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में क्या देखा है, करंट इज योर डी क्यू बाई डी टी, ये हम बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंडक्टर्स का भी, रेजिस्टर्स का, या जो भी हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप हमारे दूसरे लेक्चर्स देखिए, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू सी वी बाई डी टी। important relationship है, current in a capacitor is capacitance value and change in voltage with respect to time। जैसे हमने L के लिए क्या बनाया था, L के केस में हम किस तरह का रिलेशन बनाते थे, V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ L डी आई बाई डी टी। ये देखो, तो इसी तरह से हमने यहाँ I का करंट इन ए कैपेसिटर का रिलेशन बनाया है, दैट इज C डी वी बाई डी टी। तो देखिए इस तरह के ये फॉर्मूलाज हैं, ये चीज़ आपको क्लियर है। अभी ये हमने नया फॉर्मूला करा। अगर वोल्टेज का रिलेशन बनाना है तो मैं इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, उससे वोल्टेज अगर आपको फाइंड आउट करना है इन ए कैपेसिटर तो ये वैल्यू रहेगी। इसी तरह से जब हमने इंडक्टर के लिए करा था तो उसमें करंट की वैल्यू आती थी 1/c से इंटीग्रेट करके माइनस इन्फिनिटी टू टी वी डी टी। तो ये आपके रिलेशंस हैं, करंट एंड वोल्टेज। ये आपका इंडक्टर का केस बन रहा है और ये आपका कैपेसिटर का केस है। तो आई होप आपके ये रिलेशंस जो हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो। देन एनर्जी, एनर्जी कितनी स्टोर होगी,
उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पावर अगर हमें करना है तो V इंटू आई रहता है, वॉट्स में यूनिट्स रहेंगे, डिस्कशन हो चुकी है। तो यहाँ आई का रिलेशन क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू सी डी वाई डी वी बाई डी टी। दिस इज योर पावर रिलेशन। अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड और वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पी डी टी। ये रिलेशंस कहाँ से आ रहे हैं और हम इन पर डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट में हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं और मैं ये समझ के ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीजेज एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेज। देखिए किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है और वोल्टेज कितनी है कैपेसिटर के अक्रॉस उस पर डिपेंड कर रहा है, आई की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, बट देयर इज ए limit to the maximum energy or the charge that can be stored. It is because the electrical discharge will ultimately occur between the placed at a sufficient value of V. For this reason capacitors are usually labeled with मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज। ये चीज़ें हम आगे समझने की कोशिश करेंगे जब हम कैपेसिटर्स की चार्जिंग या पोलराइजेशन का कंसेप्ट समझेंगे। तब हम देखते हैं कि एक मैक्सिमम वोल्टेज ही है, एक मैक्सिमम वोल्टेज है जो हम कैपेसिटर के अक्रॉस प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज हमने प्रोवाइड करवा दी कैपेसिटर के अक्रॉस तो क्या रहेगा, कैपेसिटर स्टोर नहीं कर पाएगा और कैपेसिटर में डिस्चार्ज होगा, वो ब्रेक डाउन होगा। तो वो सारी चीज़ें हम आगे कवर करने वाले हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये है आपके पास, हाफ इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आने वाले लेक्चर में हम इन फॉर्मूलाज पे, इन कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। करेक्टरिस्टिक्स, ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमने इंडक्टर की करी थी उसी तरह से हम कैपेसिटर्स की भी करेंगे। There is no current through a capacitor if voltage across it is not changing with time. A capacitor is therefore an open circuit to DC. यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, I is equal to C dV by dt। अगर वोल्टेज टाइम के साथ चेंज ना हो तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, dV by dt ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स I क्या हो जाएगा, ज़ीरो। करंट ज़ीरो, करंट ज़ीरो का क्या मतलब है, ओपन सर्किट। तो देखिए ये वैल्यू वोल्टेज की कब चेंज नहीं होती, जब आपका डीसी है। एसी कुछ इस तरह के सिग्नल्स रहते हैं, डीसी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती, टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है। दैट मीन्स कैपेसिटर में करंट क्या रहेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो कैपेसिटर में करंट रहेगा ज़ीरो, दैट मीन्स इट इज़ ओपन टू डीसी सर्किट। उसी तरह से जब हमने इंडक्टर की डिस्कशन करी थी तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, हमने कहा था कि जब करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और वोल्टेज क्या हो जाएगी कैपेसिटर के अक्रॉस, ज़ीरो। तो इंडक्टर जो है, सॉरी इंडक्टर के अक्रॉस, तो इंडक्टर डीसी के लिए क्या रहते हैं, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज क्या है, ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया है, I इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स कैपेसिटर क्या है, ओपन सर्किट टू डीसी। करंट क्या है, ज़ीरो। करंट ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो गया है, वहाँ पे करंट कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा। और ऐसा कब होगा, जब आपका सर्किट ओपन सर्किट होगा। करंट को फ्लो करने के लिए आपका सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए। तो देखिए ये सारी डिस्कशन आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर्स के साथ क्या होता है, इंडक्टर्स के साथ जब डीसी अप्लाई करेंगे तो क्या होता है। तो यहीं पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस तरह से कनेक्टिविटी बनाइए कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है। अगर कैपेसिटर पढ़ रहे हो तो रिवाइज कीजिए कि इंडक्टर के केस में क्या होता था, क्या मुझे उन दोनों में कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही है। तो उसी तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पेपर में पूछेगा तो वो आपका 100% सही होने वाला है। Then finite amount of energy can be stored in a capacitor even if the current through the capacitor is zero, such as when the voltage across is constant. अगर voltage constant है तो current क्या आ रहा है,
ज़ीरो आ रहा है, अभी हमने देखा। तब भी कुछ एक एनर्जी है आपका, इंडक्टर वो स्टोर करेगा, कर सकता है क्या, 1/CV/B²। ठीक है, अब देखिए आई की वैल्यू पे तो ये डब्ल्यू और एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही है, तब भी आपका कैपेसिटर कुछ एनर्जी स्टोर करेगा। इसी तरह से हमने इंडक्टर के लिए केस भी बनाया था, उसे भी रिवाइज करिएगा कि वो कैसा केस है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, capacitor does not allow sudden change of voltage, but current can change instantaneously. To change the voltage across the capacitor instantaneously, infinite current is required, which is not practical possible. This statement is exception for current impulse function. Okay. देखिए, अगर आपको सडन चेंज इन वोल्टेज चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि टाइम टेंड्स टू ज़ीरो पे ही आपकी वोल्टेज 0 से 1 वोल्ट हो जाए, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, टाइम टेंड्स टू ज़ीरो, that means current of infinite magnitude or current impulse with infinite magnitude is required। और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज़ योर इम्पल्स फंक्शन। अगर हमें वोल्टेज कैपेसिटर्स में इंस्टेंटेनियसली चेंज करनी है तो हम एक इम्पल्स फंक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करते तो ऐसा पॉसिबल है, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो करंट कैन नॉट बी चेंज इंस्टेंटेनियसली, सॉरी वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज इंस्टेंटेनियसली इन कैपेसिटर्स। अगर हमने इंडक्टर्स का केस करा था, देन sudden change of current is not allowed in inductor, and here capacitor does not allow sudden change of voltage। ठीक है, वोल्टेज चेंज नहीं होगी इंस्टेंटेनियसली, बट करंट इस केस में चेंज हो सकता है इंस्टेंटेनियसली। इसी तरह से इंडक्टर में सडन चेंज ऑफ करंट को इंडक्टर परमिट नहीं करता, क्योंकि हमने कहा था इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल विच डज नॉट अलाउ चेंज इन करंट। चेंज इन करंट को सडनली करंट चेंज नहीं हो पाएगा आपका इंडक्टर के केस में। उसी तरह से सडन चेंज ऑफ वोल्टेज जो है आपका कैपेसिटर परमिट नहीं करता, अनलेस अगर आप एक करंट इम्पल्स फंक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसकी इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है, तो ऐसा करना पॉसिबल रहेगा, बट वो रियल वर्ल्ड में नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, वो आइडियल केस है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कैपेसिटर नेवर dissipate energy but only stores it. Although it is true for mathematical model, it is not true for physical capacitor due to finite resistance associated with dielectric। देखिए, जिस तरह से हमने इंडक्टर के लिए कहा था कि जो इंडक्टर है वो एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ उसे स्टोर करता है। क्या रहेगा, एक एसी की एक साइकिल के लिए कुछ टाइम के लिए आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा। ये सपोज वोल्टेज सोर्स है, ये कैपेसिटर है, तो कुछ टाइम के लिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वो वोल्टेज सोर्स से एनर्जी ले रहा है, वोल्टेज सोर्स से एनर्जी जा रही है कैपेसिटर को, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपका कैपेसिटर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा वोल्टेज सोर्स को। तो जितनी एनर्जी वोल्टेज सोर्स ने कैपेसिटर्स को दी, उतनी ही कैपेसिटर ने रिटर्न बैक कर दी वोल्टेज सोर्स को, और पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। बट ऐसा कब हो रहा है, जब आइडियल कैपेसिटर है। प्रैक्टिकल कैपेसिटर का भी सर्किट हम देखेंगे, उसमें कुछ एक रेजिस्टेंस एसोसिएटेड रहता है, और जब भी किसी सर्किट एलिमेंट के साथ रेजिस्टेंस है तो वहाँ आपकी पावर डिसिपेट होगी ही, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, I²R। हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस पावर डिसिपेट करता है, आइडियल इंडक्टर पावर डिसिपेट नहीं करता, आइडियल कैपेसिटर पावर डिसिपेट नहीं करता। जितनी पावर ये दोनों एलिमेंट्स आपके सोर्स से लेंगे उतनी ही रिटर्न बैक कर देंगे। ठीक है, और ये सब कब हो रहा है, आइडियल केस में हो रहा है, बट प्रैक्टिकल केस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एसोसिएटेड था इंडक्टर के साथ, जो हमने देखा था। अब हम कैपेसिटर का भी देखेंगे सर्किट डायग्राम।
प्रैक्टिकल केस में किस तरह का होता है, तो उसमें कुछ एक रेजिस्टिव पार्ट एसोसिएटेड रहेगा कैपेसिटर के साथ और कुछ ना कुछ एक पावर डिसिपेशन होगी। तो आइडियली हम कहेंगे कि पावर डिसिपेशन इन दोनों के लिए क्या है, ज़ीरो है, और प्रैक्टिकली हम ये कह देंगे कि बहुत लेस है, बहुत कम रहेगी, क्योंकि उन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बहुत कम होती है। हम इसी तरह से इनको मैन्युफैक्चर करते हैं कि वो आइडियल की तरफ रहें। आपका हमारा टारगेट क्या रहता है कि आइडियल इंडक्टर मैन्युफैक्चर करें, हम आइडियल कैपेसिटर मैन्युफैक्चर करें, तो वो जो रेजिस्टिव पार्ट है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए कि आपका कैपेसिटर एनर्जी डिसिपेट ना करे। ठीक है, ठीक है। फॉर डीसी हमने ये डिस्कस करा कि देखिए, जब भी हमने डीसी वोल्टेज दी जो वोल्ट चेंज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही थी, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। ठीक है, बट जब हम डीसी देते हैं तो करंट की वैल्यू तो ज़ीरो है, कैपेसिटर ओपन सर्किट है, बट कैपेसिटर फिर भी चार्ज होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, यहाँ पे हमने एक डीसी वोल्टेज दे रखी है, तो ये आपका कैपेसिटर उससे चार्ज हो रहा है। ठीक है, करंट की वैल्यू ज़ीरो है, बट इसके अक्रॉस ये चार्ज हो रहा है और इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगी, उसी अकॉर्डिंग हमारा सी वी, तभी तो हमारे पास आई की वैल्यू ज़ीरो भी हो जाए तब भी हमारे पास कुछ एक एनर्जी है वो आपका कैपेसिटर स्टोर कर रहा है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीज़ कवर करी है। ठीक है, तो अगर हम डीसी सोर्स भी दे रहे हैं तो करंट की वैल्यू ज़ीरो है, बट आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसमें कुछ चार्ज आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग कुछ एनर्जी है वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। चलिए, तो कैपेसिटर टाइप्स करते हैं। जिस तरह से हमने रजिस्टर्स के टाइप करे थे, लीनियर रजिस्टर और नॉन लीनियर रजिस्टर, लीनियर इंडक्टर्स, नॉन लीनियर इंडक्टर्स, उसी तरह से हम कैपेसिटर्स के भी टाइप करेंगे, लीनियर कैपेसिटर एंड नॉन लीनियर कैपेसिटर्स। तो जिस तरह से उनकी डेफिनेशंस बनी थी उसी तरह से इनकी डेफिनेशंस बनेगी। Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, ये C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये Q और V की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से Q इंक्रीज होता जा रहा है, सॉरी V इंक्रीज हो रहा है, तो आपका Q भी उसी तरह से इंक्रीज होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट C इज दिस स्लोप एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो इस Q पे, इस V पे, वोल्टेज मैग्नीट्यूड या चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये भी हम ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है, वेयर C इज़ योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस केस में आपके पास स्लोप है, जिस तरह से ये वोल्टेज चेंज हो रही है उसी के प्रोपोर्शनल आपका करंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, when capacitance of the capacitor is independent of the voltage magnitude, then the capacitor is called linear capacitor। जब हमने रेजिस्टेंस के लिए करा था तो हम कहते थे इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वोल्टेज एंड करंट। जब हमने इंडक्टर, लीनियर इंडक्टर की डेफिनेशन करी थी, देन दिस L इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज टू फैक्टर्स। तो यही सारी चीज़ें हम कैपेसिटर्स के लिए भी देख रहे हैं। व्हेन कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और V, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर कैपेसिटर्स। और जब इन वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक लीनियर ग्राफ नहीं आ रहा है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है, तो आपका क्या है, वो नॉन लीनियर कैपेसिटर है। एग्जाम्पल है वैरेक्टर डायोड। ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे कि आपके सिलेबस में अगर ये मैंशन रहेगा, इस पर क्वेश्चन रहेंगे, तो इस टॉपिक को भी हम एट द एंड ऑफ द सिलेबस इसे भी कवर करेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स। ठीक है, या तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इसे कहेंगे या पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स। एयर कैपेसिटर्स का क्या मतलब है, डाई इलेक्ट्रिक जो है वो इस केस में एयर है। ठीक है, C इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट वेयर A is, and D is separation between plates or distance between plates. C is proportional to area and C is inversely proportional to this distance D. Then C will be equal to epsilon A by D। और अगर वो एयर है तो यहाँ एप्साइलन की वैल्यू होने वाली है एप्साइलन नॉट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। हमने डिस्कस करा था कि हम ये देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो Q और V की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, वो फिजिकल डायमेंशंस पे, किस तरह का कैपेसिटर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की है, उसमें एरिया या डिस्टेंस प्लेट्स में कितना है, उन पे डिपेंड कर रही है। और ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन रहा है। और R का फॉर्मूला भी आपको याद होगा,
एल का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, तो इनके साथ देखिए कंपैरिजन कर लीजिए। तो ये इस तरह का एक फॉर्मूला सी के केस में रहेगा। वेयर एप्सिलॉन नॉट, इस पे भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। दिस इज योर परमिटिविटी। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज परमिटिविटी और दिस इज परमिएबिलिटी। परमेबिलिटी तो हमने डिस्कस कर ली है, अब हम परमिटिविटी देखेंगे। ठीक है, परमिविटी, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो इस वैल्यू को भी आप याद रखेंगे, फॉर्मूलाज में ये यूज़ होगी। ठीक है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, परमिटिविटी। तो देखिए ये तो था कि अगर बीच में एयर है तब आपकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट है। अगर बीच में कुछ एक डाइलेक्ट्रिक है तो आपकी सी की वैल्यू आएगी C is equal to epsilon A by D, where epsilon is your permittivity और absolute permittivity भी इसी के ही कहते हैं हम। फॉर्मूला रहेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये तो हम पढ़ चुके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन आर इज योर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इन दोनों के यूनिट्स रहेंगे हेनरी नहीं, फैरेड पर मीटर, फैरेड पर मीटर, और ये है आपका यूनिटलेस। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ ये फॉर्मूला पुट कर दूँ, अच्छा चलिए पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी यूनिट कैसे है। तो एप्सिलॉन की यूनिट्स क्या होंगे, इसकी यूनिट क्या है फैरेड, इसके मीटर स्क्वायर और इसके मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसके यूनिट्स निकाल रहे हैं तो ये यहाँ चला जाएगा। तो इसके एप्सिलॉन के यूनिट्स फैरेड पर मीटर इस तरह से आए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम यूनिट्स भूल जाते हैं, बट अगर फॉर्मूला याद है तो उसे डराइव कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो देखिए अगर तो बीच में एयर था, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ रही थी सी की एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब सपोज हमने एयर ना होके कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसके पास रिलेटिव परमिटिविटी है जिसकी वैल्यू है एप्सिलॉन आर। तो सी कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन ए बाई डी, और अगर इसे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी ये फॉर्मूला अगर यूज़ कर दें तो देखिए ये कोई मीडियम की वजह से है, ये फैक्टर एप्सिलॉन आर को मैं हटा दूं तो एप्सिलॉन ए बाई डी का फैक्टर रहता है। तो ये कौन सा केस था जब एयर थी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपकी एयर थी, तो ये आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर सी ए। ठीक है, इसका एक फैक्टर रहा होगा ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर एयर नहीं है तो, अगर नहीं कुछ भी गिवन है तो ये आप ये सपोज करके चलेंगे कि इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका एयर है। अगर कुछ मटेरियल गिवन रहेगा तो आप उसे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो अगर मैं पुराने फॉर्मूले के साथ इस फॉर्मूले को कंपेयर करूं जब सिर्फ एयर थी और अब आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कोई जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस इस फैक्टर से इंक्रीज होगी। व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर विच इज़ योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपने देखा, यहाँ पे क्या है कैपेसिटेंस है, यहाँ कैपेसिटेंस है, तो इससे प्रूफ होता है कि ये यूनिटलेस रहा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये आपकी एक स्टेटमेंट है। ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पेपर में हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो इससे आगे हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, तो देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी चीज़ें हमने स्टडी करी हैं। अब परमिटिविटी देख लेते हैं कि परमिटिविटी है क्या। दिस इज़ द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन कैपेबिलिटी कितनी है मटेरियल की, उसे हम क्या कह रहे हैं, परमिटिविटी। एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो हम इसे परमिटिविटी कह देंगे या तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कह देंगे। अब
पोलराइजेशन होता क्या है? देखिए पोलराइजेशन है कि चार्ज सेपरेशन, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ें कि जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका चार्ज के बीच में सेपरेशन होगा, या हम उसे कह दें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल में क्या रहता है? एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और उतना ही एक नेगेटिव चार्ज रहता है, उन दोनों के बीच में सेपरेशन रहती है, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहता है, उसी को हम पोलराइजेशन कह रहे हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का क्या मतलब है? जब हम कुछ एक वोल्टेज लगा रहे हैं उसकी वजह से चार्ज सेपरेशन हो रहे हैं, तो ये कितना सेपरेट होगा चार्ज, उसी की जो कैपेबिलिटी है डाइलेक्ट्रिक की, उसी को हम क्या कह रहे हैं? परमिटिविटी कह रहे हैं, ठीक है। मटेरियल विद हाई परमिटिविटी पोलराइजेज मोर इन द रिस्पॉन्स ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देन ए मटेरियल विद लो परमिटिविटी, ठीक है। एक एप्सिलॉन आर है, एक एप्सिलॉन आर है। एक मटेरियल है जिसकी एप्सिलॉन आर कम है, दैट मीन्स उसमें पोलराइजेशन इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अगर ये चीज़ ज़्यादा है दैट मीन्स पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। और यही किस पे डिपेंड कर रही है? ये फैक्टर किसको चेंज कर रहा है? सी को चेंज कर रहा है। हमने देखा सी इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो जिसकी एप्सिलॉन आर ज़्यादा है उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी, चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। दिस एप्सिलॉन आर इज़ योर रिलेटिव परमिटिविटी, यूनिटलेस है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इज़ योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू ये गिवन है 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। अब ये डिस्कस करते हैं कि पोलराइजेशन क्या हो रही है, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ें किस तरह से वेरी कर रही हैं। देखिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे कुछ एक वोल्टेज दे दी होगी, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, ये दूसरी प्लेट है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी। बट जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने क्या होगा कि जो एटम है, अगर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं रेजिस्टेंस के केस में, या हम कंडक्टर के केस में, रेजिस्टेंस जो कि कंडक्टिंग वायर है उसके केस में करवा रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहते हैं, तो वो उसके साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, आपका एक करंट आना शुरू हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। बट इस केस में हमारा यहाँ क्या है? डाई इलेक्ट्रिक है, और हमने ये देखा कि जो डाई इलेक्ट्रिक है वो एक परफेक्ट इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मटेरियल है। कैपेसिटर की मैन्युफैक्चरिंग ही इस तरह की है कि ये क्या होना चाहिए, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये एक इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्लेट्स हैं ये परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेट्स होनी चाहिए, और ये जो है वो इंसुलेटर होना चाहिए। अब इंसुलेटर में तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा? कंडक्शन नहीं हो रही है, कंडक्शन नहीं हो रही, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्यों नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि हमें पता है यहाँ कुछ न्यूक्लियस रहा होगा, यहाँ कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, सपोज कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है इस न्यूक्लियर फोर्स से, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है अपने न्यूक्लियस से, और वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए। बट क्या होगा, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ये जो भी एटम है उसमें कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? चार्ज की सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब वो चार्ज किस तरह से सेपरेट होगा? अगर यहाँ पॉजिटिव है तो क्या होगा? यहाँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव या फिर सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक आपका एटम था, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव इन एटम्स में आ गया। अगेन ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव रहेगा और यहाँ पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से आपके एटम्स में क्या हुआ? इसकी डिफॉर्मेशन होगी। इस तरह का एक एटम था, ठीक है, ये आपका एटम था, और अब आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड पे हो गया और यहाँ पॉजिटिव हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। और इसी फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन को बनने को हम क्या कह रहे हैं? पोलराइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। यही आपकी पोलराइजेशन है। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये चीज़ें तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अगेन यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, ये तो चीज़ें
आपको एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बट प्लेट के इस साइड बिल्कुल एज पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इसकी वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। किसकी वजह से आई? पोलराइजेशन की वजह से आई। अब उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा ही डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वोल्टेज की वजह से आ रही थी, जो हमने कैपेसिटर्स प्लेट पे चार्ज वोल्टेज सोर्स की वजह से एकुमुलेट हो रहा था, उसकी वजह से आ रही थी, उसकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। और ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसे हम ईडी या डाई इलेक्ट्रिक, डी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज़ आ रही है। तो इसी कंसेप्ट को आगे हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। हुआ क्या? पोलराइजेशन हुई। पोलराइजेशन क्या है? चार्ज की सेपरेशन हो जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एटम से बिल्कुल चार्ज अलग हो गया, विद इन एटम ये चीज़ हो रही है कि एक साइड नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो उसी तरह से आपके पास एक फील्ड आ रही है पोलराइजेशन की वजह से। ये सब जो हुआ वो पोलराइजेशन की वजह से हुआ। तो यही जो आपकी स्लाइड है, इस पर यही सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं, तो आप इसे स्टडी कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? अब देखो पोलराइजेशन हुई, डाइपोल बना आपके पास, बट अगर हम क्या करें कि हम इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अगर वो हम इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है हो जाए कि पोलराइजेशन भी उसके साथ साथ इंक्रीज होगी। अगर वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसका फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो आपके न्यूक्लियर फोर्स से, न्यूक्लियस फोर्स से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा? देखिए, एक न्यूक्लियस है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा है अपने ऑर्बिट में। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, डिफॉर्मेशन हो जा रही है। बट अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएं तो इनके बीच में सेपरेशन और इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स है ये अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो न्यूक्लियस फोर्स से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या रहेगा? अब ये आपके पास बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे और आपके पास एक हाई करंट रहेगा। और वो करंट किस में आ रहा है? इंसुलेटर में कंडक्शन होगी, इंसुलेटर में कंडक्शन होगी। तो किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे ऐसा हुआ? मतलब कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर सकते हैं जब तक आपका जो कैपेसिटर है वो सेफली ऑपरेट करे। सेफली ऑपरेट करने का क्या मतलब है? दैट मीन्स कि उसमें कंडक्शन ना आए, इंसुलेटर में कंडक्शन ना आए, दैट इज़ अनडिजायरेबल। हम क्या कह रहे हैं? ब्रेक डाउन हो चुका है। तो उसी को हम डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। देखिए, हम क्या चाहते हैं कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज स्टोर करके रखें। तो आपकी जो प्लेट्स होनी चाहिए वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, डाइइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटिंग होना चाहिए, उसमें कंडक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कंडक्शन होगी तो जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो गया। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी वोल्टेज हम आपके कैपेसिटर्स को प्रोवाइड करवा सकें कि आपके जो है कैपेसिटर का ब्रेकडाउन ना हो, डाइइलेक्ट्रिक में कंडक्शन ना हो, डाइइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर है उसमें कंडक्शन ना हो। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कह रहे हैं। तो आई होप आपका ये चीज़ क्लियर होगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको ईमेल आईडी दे दी जाएगी। अगर आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कोर्सेज से रिलेटेड है कि मैम नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है, सीरीज़, और आपको चाहिए कि आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो बीटेक में स्टडी कर रहे हैं या पॉलीटेक्निक में स्टडी कर रहे हैं, मैम मुझे इनकी वो भी चाहिए, डेरिवेशंस भी चाहिए, जो आप पढ़ा रहे हैं उनकी डेरिवेशंस भी चाहिए, तो उस तरह की सीरीज़ भी आपके लिए डिज़ाइन करी जा सकती है। तो आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप उसे रेज कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करे जाए। हाँ, तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर आपको डेफिनेशन देनी है, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डाइइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है,
कि आपका मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि उस पे आपका डाइलेक्ट्रिक जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है वो आपकी कैपेसिटर पे मेंशन रहेगी, जैसे कैपेसिटेंस मेंशन रहेगी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, इससे ज़्यादा आप वोल्टेज में इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका कैपेसिटर ब्रेक डाउन हो जाएगा। यूनिट्स रहेंगे केवी पर सेंटीमीटर, ठीक है, वोल्टेज किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर और किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं। तो इस पे कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हमने देखा, फिर हमने देखा कि अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, आपकी प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैपेसिटेंस किस तरह से आती है। तो सपोज हम एक और केस लेके चल रहे हैं, दिस इज योर कंडक्टिंग स्लैब, कि हम क्या करें कि कैपेसिटर की प्लेट में एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दें और उसकी थिकनेस जो है वो टी है, और टी ऐसा है कि इस डी से कम है, तभी इसमें कुछ एक स्पेस भी रिमेनिंग है। तब आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको कंडक्टर है, अगर हम कोई भी कंडक्टर है उस पर कोई भी एक चार्ज प्रोवाइड करवा रहे हैं, सपोज प्लस क्यू या चार्ज, कोई भी चार्ज है, तो आपने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ये जो चार्ज है वो का सारा आपके इस सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, सरफेस है, कोई भी सरफेस है, किसी भी तरह का सरफेस है, उस चार्ज आपका सरफेस पे हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ईएमएफटी में हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं। तो आपके लिए ध्यान देने की बात, इस टॉपिक को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी चार्ज देंगे तो वो हमेशा ही सरफेस पे अकोमोलेट हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम अपना केस लेके चलते हैं जिसमें हमने कंडक्टिंग स्लैब है विथ थिकनेस टी इंट्रोड्यूस करवाया है इस कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू में क्या होगा। तो देखिए, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन जो किस वजह से आ रही है, जो हमने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, चार्ज अकुमुलेट हुए हैं, उनकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो अब देखिए, वो उसकी डायरेक्शन हमने यही देखी थी, फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब वो कितने पोर्शन के लिए रहेगी, अब इतने पोर्शन के लिए तो वो चीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये चार्जेस अकुमुलेट हुए सरफेस में, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो सी की वैल्यू रहती है एप्सिलॉन और ए डी बाई टी, क्योंकि क्या हुआ, कितने डिस्टेंस, जो सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स है उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चीज़ जो है वो कम हो चुकी है बाय द फैक्टर ऑफ टी, क्योंकि टी पार्ट के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो हमने ये क्या देखा, ये फैक्टर अगर डिक्रीज हो गया तो सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस फैक्टर के। तो हमने क्या कंक्लूड करा, इससे फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एक अगर कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें कैपेसिटर में तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पेपर में कई बार क्वेश्चन इस तरह का बन जाता है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दें, ठीक है, विद सेम थिकनेस, ठीक है, तब क्या होने वाला है, तब देखते हैं तब क्या रहेगा। अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा रहे हैं तो उसमें तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, और उसकी कुछ डाइलेक्ट्रिक है तो उसकी कुछ रिलेटिव परमेबिलिटी भी रहेगी। तो मैग्नीट्यूड उस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विद इन द डाइलेक्ट्रिक, magnitude of that electric field is reduced by the factor of E epsilon r। epsilon r के फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड। देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, उसकी वैल्यू ई बाई एप्सिलॉन नॉट आर रहेगी। अगेन यहाँ तो आपकी डाइलेक्ट्रिक फील्ड रहने ही वाली है, डायरेक्शन उसी तरह से रहेगी, ठीक है। तो ये फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड बाई अ फैक्टर ऑफ 1 बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एप्सिलॉन आर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इसके लिए यह फॉर्मूला रहेगा आपका,
ठीक है, जब आपके पास टी जो है वो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है और डी आपकी कैपेसिटर के बीच में जो प्लेट्स हैं उनके बीच में सेपरेशन कितनी है वो है। देखिए, अगर टी डी के इक्वल हो जाए, जैसे हमने एक प्रीवियस केस में करा कि पूरा का पूरा डाई इलेक्ट्रिक ही यहाँ पे है, कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में पूरा का पूरा डाई इलेक्ट्रिक ही है, तो क्या इस फॉर्मूले को हम वेरी करेंगे टी इज इक्वल टू डी? तो यहाँ पे पुट करके देखिए तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ए बाई डी, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, सी इज इक्वल टू एप्साइलन ए बाई डी। यही तो हमने डाइलेक्ट्रिक के केस में करा था कि आपकी पैरेलल प्लेट है ये, इसके बीच में पूरा ही डाइलेक्ट्रिक है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या आती थी, एप्साइलन ए बाई डी आती थी। बट अगर वो पूरा ना होके कुछ एक पार्ट के लिए ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इंसर्ट करा है जिसकी थिकनेस जो है वो टी है, तब आपकी कैपेसिटेंस इस तरह से रहेगी। दैट मीन्स ये जितनी भी हमने डिस्कशन करी, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर हम इंसुलेटिंग स्लैब कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन अगेन आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये कंक्लूजन है, आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, और इसके कंसेप्ट जिस तरह से हमने इसे समझा है वो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब कैपेसिटर्स इन सीरीज स्टडी करते हैं। हमने रेजिस्टर्स का देखा था और हमने इंडक्टर्स का भी देखा था। हम ये कहते थे कि जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस सीरीज में रखे थे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, तो ये वो रहता था, एल इक्विवेलेंट निकाला था, सीरीज में थे L1 L2 L3, तो ये निकाला था। तो इसी तरह से सी इक्विवेलेंट भी हम लिख दें। देखिए, इसमें अपोजिट रहेगा, कहाँ से आया ये फॉर्मूला वो भी डराइव करा जा सकता है अगर आप चाहें तो। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 1/c2 1/c3, ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस इन सीरीज। देखिए, कैपेसिटेंस इन सीरीज, ये टोटल वोल्टेज है, यहाँ पे V1 वोल्ट, यहाँ पे V2 वोल्ट, यहाँ पे V3 वोल्ट रहा होगा। हम कहते थे कि अगर सीरीज में है करंट सेम होना चाहिए, करंट दैट मीन्स इस केस में आपके पास चार्ज इन सभी कैपेसिटर्स में सेम होगा, तो हम ये कहेंगे कि कैपेसिटर्स सीरीज में है, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, और जो कि टोटल चार्ज के इक्वल हैं। अब वोल्टेजेस क्या है, टोटल वोल्ट VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। सीरीज में है तो क्या रहा होगा, सम रहा होगा टोटल वोल्टेज का। Q इज इक्वल टू CV रहता है इस केस में आपके पास, तो V क्या आ जाएगा, Q बाई C आ जाएगा। तो देखिए, तो VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू QC, ठीक है। तो अगर VT के लिए हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 में जितना चार्ज है और उसकी कैपेसिटेंस। V2 के लिए क्या हो जाएगा, Q2 C2। इसी तरह से ये चीज़ हो जाएगी। अब हमने ये कहा कैपेसिटेंस को सीरीज में करना है, दैट मीन्स चार्जेस जो है वो इक्वल हैं, दैट मीन्स ये सारी वैल्यू इक्वल है। तो ये आप इसे पूरा कैलकुलेशन करके Q, अगर मैं इसे भी QT ही सपोज कर लूँ, बाहर निकाल लेंगे, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, दैट मीन्स 1/CT, या फिर जिसे मैं 1/C इक्विवेलेंट कहती हूँ वो क्या है, 1/C1 1/C2 1/C3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया कि किस तरह से हम वेरी ये हो गया, क्योंकि जब हम कहते थे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इन सीरीज है तब तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाता था। एल इक्विवेलेंट भी हमने यही कह दिया था, बट सी इक्विवेलेंट को ऐसा नहीं कहेंगे कि वो C1 प्लस C2 हो गया सीरीज में, ये फॉर्मूला कुछ चेंज होगा, ठीक है। हमने इसे वेरीफाई करके भी देख लिया, क्योंकि जो ये फॉर्मूलेस थे जिन पे आपकी कैपेसिटेंस वैल्यू डिपेंड करती है, ये जो डिस्कशन हम कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके पास 1/C इक्विवेलेंट इस तरह का एक फॉर्मूला आने वाला है। इसी तरह से आर इक्विवेलेंट को सीरीज में करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे, उसकी भी डेरिवेशन अवेलेबल है, वो भी करवाई जा सकती थी बट नहीं करी है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सब्जेक्टिव की कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए अलग से सीरीज बनाई जाएगी जिसमें सारी डेरिवेशन अच्छे से स्टडी करवाएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने देख लिया।
ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। अब इसी तरह से जिस तरह से हमारे आर इक्विवेलेंट के जो कंसेप्ट रहते थे और एल इक्विवेलेंट के कंसेप्ट रहते थे, उसी तो सी इक्विवेलेंट के कंसेप्ट में कुछ वेरिएशन आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला कौन सा वाला आ रहा है। जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल आता था तो इसी तरह का कुछ फार्मूला आता था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में रहते थे तो ये उसका वाला कुछ एक फार्मूला है। तो उसी के हम कुछ कंक्लूजन भी निकालते थे। हम ये कहते थे कि सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस से लेस वैल्यू रही होगी। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं रेजिस्टिव सर्किट में। तो इस तरह की स्टेटमेंट भी आ जाए तो आपको पता रहेगा कि कौन सी फॉल्स है और कौन सी ट्रू है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आप रेजिस्टेंसेस के लिए हमने बनाई हैं रेजिस्टिव सर्किट में, इंडक्टेंसेस के लिए हमने डिस्कस ही करी हैं। हमने कहा है वो बिल्कुल रेजिस्टेंसेस के से सेम है। तो इसी तरह से कैपेसिटेंसेस के लिए अपोजिट रहेंगी। कैपेसिटेंसेस के लिए सीरीज़, जो रेजिस्टेंसेस में हमने सीरीज़ में डिस्कस करी थी वो उसके पैरेलल में रहेंगी, और जो हमने पैरेलल में डिस्कस करी थी वो इसके सीरीज़ में रहेंगी। हम कहेंगे सी इक्विवेलेंट इज़ लेस देन C1 C2 C3। उसी तरह से हम क्या कहते थे, अगर दो कैपेसिटेंसेस ही हैं जिनकी वैल्यू C1 C2 है तो सी इक्विवेलेंट क्या रहेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, C1 C2 C1 प्लस C2। जैसे आर इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में क्या रहता था, R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर का पैरेलल वाले का केस हम कंपेयर कर रहे हैं कैपेसिटर्स के सीरीज के साथ। अब अगर हम कहें कि इक्वल नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस हैं, सपोज क्या है कि बहुत सी कैपेसिटेंसेस हैं, उनकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जिसकी वैल्यू सी है और वो n नंबर ऑफ टाइम्स है, तो इतना फॉर्मूले में नहीं घुसेंगे हम क्या कहेंगे C/n हो जाती है। सपोज 2 है, 2 फैरेड एंड 2 फैरेड की 2 कैपेसिटेंसेस हैं, तो सी इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले में ना लगा के हम क्या करेंगे, 2 इसकी वैल्यू कितनी है और कितने नंबर ऑफ टाइम्स है वो 1 हो जाएगा। इक्विवेलेंट हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। अगर सपोज ये 3 होता तो हम क्या कहते हैं, वैल्यू उसकी 2 है अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 3, तो ये आपके पास सी इक्विवेलेंट आ जाती है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आप इनकी बना सकते हैं। रेजिस्टेंसेस की हमने डिस्कस करी हैं, इंडक्टर्स के लिए सेम ही रहेंगी और कैपेसिटेंस के लिए, सीरीज़ के लिए जो हमने रेजिस्टेंस में पैरेलल में बनाई थी वो यूज़ होने वाली हैं। उसी तरह से अगर हम पैरेलल में लगा रहे हैं तो क्या रहेगा, वोल्टेजेस पैरेलल में सेम रहेंगी तो डेरिवेशन हम कर सकते हैं, बट हम स्किप करेंगे। हम डायरेक्टली कहेंगे कि सी इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब दोनों तीनों का सम है, दैट मीन्स सी इक्विवेलेंट की वैल्यू ज़्यादा रही होगी C1 C2 या C3 से। अगर इक्वल नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस हैं पैरेलल में लग रखी हैं जिनका नंबर n है, n नंबर ऑफ टाइम्स है, तो वो क्या रहेगा, सी इक्विवेलेंट n एंड वैल्यू ऑफ दैट कैपेसिटेंसेस। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। ज्वाइनिंग टू चार्ज कैपेसिटर्स, आप सपोज ये आपका कैपेसिटर है C1 और ये आपका कैपेसिटर C2 है, ये चार्ज कैपेसिटर्स हैं। सपोज यहाँ प्लस Q1 है, यहाँ माइनस ऑफ Q1 है इसकी प्लेट पे, यहाँ प्लस Q2 है, माइनस ऑफ Q2 है। ठीक है, अब ये स्विच ओपन है और ये चार्ज कैपेसिटर्स हैं। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, जो चार्ज है वो मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज मूव करेगा, ये मूवमेंट तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका दोनों कैपेसिटर्स सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। और उस सेम पोटेंशियल को निकालने का फॉर्मूला आपके पास है V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। Q इज इक्वल टू सी, वी से ही निकला है, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी। तो Q में इस केस में रहेगा टोटल चार्ज और C के लिए रहेगा टोटल कैपेसिटेंस। दिस इज योर कॉमन पोटेंशियल। टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंसेस C1 प्लस C2 है, पैरेलल में। अगर Q1 आपको फाइंड आउट करना है वोल्टेजेस के टर्म में तो ये क्या रहेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन
C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार इस पे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल, टू कैपेसिटर्स हैं, हमने उनको अगर ज्वाइन कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया, दोनों चार्ज्ड थे तो दोनों में चार्जेस की मूवमेंट होगी, चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और एक कॉमन पोटेंशियल जो रहेगा दोनों कैपेसिटर्स के बीच में तब तक मूव करेगा जब तक वो दोनों इस कॉमन पोटेंशियल को अटेन ना कर लें। तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1C2। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ना वोल्टेज डिवीजन इन कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। अब हमने देखा कि जब रेजिस्टेंसेस या इंडक्टर्स के साथ हमने इसे कंपेयर करा तो सीरीज और पैरेलल का केस कुछ एक डिफरेंट बनता है। तो अगेन आपका वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन का केस कैपेसिटर्स के केस में डिफरेंट बनेगा। इसके केस में देखिए, V1 आपकी वोल्टेज है C1 के क्रॉस और V2 है C2 के क्रॉस, और V आपका सोर्स वोल्टेज या टोटल वोल्टेज है। तो अगर आपको V1 फाइंड आउट करनी है तो आप सोर्स वोल्ट लिखेंगे यहाँ। अगर ये रेजिस्टेंस रहता तो हम R1 ले लेते यहाँ पे, अगर ये इंडक्टर रहता तो हम यहाँ L1 ले लेते, बट अगर ये कैपेसिटर है तो C1 ना लेके हम इसे C2 लेंगे। अगर वोल्टेज आप C1 के क्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैपेसिटर सेकंड वाला रहेगा। अगर C2 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है तो यहाँ क्या रहेगा, ये फैक्टर तो दोनों के केस में सेम ही है, सिर्फ ये C1 और C2 चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है, C2/C1 आ रहा है। तो देखिए V1/V2 इज इक्वल टू C2/C1 है। अगर हम रेजिस्टेंसेस के केस में देखते हैं तो ये R1/R2 था। अगर हम इंडक्टर्स के केस में देखते हैं तो ये L1/L2 था। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया है तो उससे कितने ही कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, कितने ही कंक्लूजन्स बनते हैं वो पेपर में आपको उससे डिडक्ट करने आने चाहिए। ठीक है, तो एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे वाइड डायमेंशन से पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये देख लिया, उसके कितने भी क्वेश्चंस, उस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो आप सॉल्व कर पाएँ। इसी तरह से आप किसी टॉपिक को अप्रोच करेंगे, स्टडी करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। अब करंट डिवीजन रूल देखेंगे, I1 है C1 में करंट, I2 है C2 में करंट, टोटल करंट या सोर्स करंट है I, तो ये क्या रहेगा I। अब I1 में है करंट तो यहाँ कैपेसिटर C1 ही लेंगे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस होता तो यहाँ रेजिस्टेंस R2 लेते हैं। ठीक है, तो I1/I2 क्या हो गया, C1/C2। रेजिस्टेंसेस के केस में क्या आता था, R2/R1 आता था, और इंडक्टर्स के केस में भी L2/L1 आता था। तो ये चीज़ें हमने कंपेयर भी कर ली। अब इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं कैपेसिटर के केस में। आइडियल तो कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, आइडियल क्या हो, ये पूरा कंडक्टिंग हो, बीच में पूरा इंसुलेटर हो जो कि परफेक्ट इंसुलेटर हो। बट अब परफेक्ट जैसा वर्ड तो रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करता है। अब इसका भी ये इंसुलेटर होना चाहिए, बट इसका भी कुछ एक फैक्टर रहेगा जिसे हम आर लीकेज से ले रहे हैं, कि इसमें भी कुछ लीकेज वैल्यू रहेगी जिसे हमने पैरेलली के साथ इंक्लूड करेंगे। आर लीकेज डाइलेक्ट्रिक की वजह से आ रहा है, और एक यहाँ सीरीज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स के सीरीज में भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि ये जो है परफेक्टली कंडक्टिंग है। ठीक है, बट ऐसा नहीं रहेगा, इनका भी कुछ एक रेजिस्टेंस रहेगा, कुछ आपकी लीड्स का रेजिस्टेंस रहेगा कैपेसिटर्स में, तो उस फैक्टर को हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, और डाइलेक्ट्रिक का फैक्टर हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं जो कि इसके पैरेलली आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं रेजिस्टेंसेस की वजह से इनकी वैल्यूज कम रही होंगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कम रही होगी आइडियल बनाने के लिए, बट इसकी वैल्यू क्या रही होगी, इनफाइनाइट रही होगी। इनफाइनाइट दैट मीन्स कि कुछ भी लीकेज ना हो, जो डाइलेक्ट्रिक है वो परफेक्टली इंसुलेटर हो। क्योंकि देखिए ये तो था प्रैक्टिकल कैपेसिटर है, हमें आइडियल बनाना है। तो आइडियल के लिए क्या रहे कि यहाँ पे ओपन सर्किट हो तभी मैं इसे हटा सकती हूँ, और ये क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो आर सीरीज क्या होना चाहिए, शॉर्ट। दैट मीन्स आइडियली ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और आर लीकेज की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। जो कि कैपेसिटर है उसकी कंडक्टिंग प्लेट्स का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जो लीड्स हम लगा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए, और जो
डाई इलेक्ट्रिक है उसका जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम या इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी ये आपका ओपन रहेगा और ये आपका कैपेसिटर आइडियल की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए, अगर आप सिर्फ इतना सा सर्किट पढ़ते हैं, आपको कंक्लूजन निकालने आने चाहिए, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, आइडियली हम इसको लेके चल रहे हैं ज़ीरो, इसको लेके चल रहे हैं इनफाइनाइट, या फिर कुछ और प्रैक्टिकल कहें तो हम ये कहेंगे कि वेरी लेस, ये क्या कहेंगे वेरी हाई। तो ये चीज़ें आप उससे कंक्लूड कर पाएँ, जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इस तरह से चीज़ों को पढ़ा करो। ठीक है, एक टॉपिक है तो ऐसा नहीं है कि फटाफट से टॉपिक कवर कर लिया, जो मैम ने पढ़ाया क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, उसे रिवाइज कीजिए बार बार, उसे मल्टी डायमेंशन से सोचिए कि क्या और चीज़ें हैं मैं कंक्लूड उससे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर इस तरह से आप अपनी अप्रोच रखेंगे तो आपको पेपर में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आप टॉपिक्स तो सारी कवर करके जाएंगे, तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन है तो आप वो कर पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपके नॉलेज में कुछ भी परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारी ईमेल आईडी है examspreptarget@gmail.com। अगर वहाँ आप हमें मेल करना चाहते हैं वहाँ मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आपको सारे के सारे पीडीएफ्स जो पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो आप अगर उन्हें फ़ोटोस्टेट करा के पढ़ना चाहते हैं, जिस भी तरह से ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कैपेसिटर्स के एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक यू।